अच्छा, आपने एक ही क्वेश्चन लिखा आज? एक ही लिखा है ठीक है, है। कोई बात नहीं। इसे शुरू देखो, एक अच्छी बात इस क्वेश्चन की ये थी कि ये लगभग एथिक्स का भी क्वेश्चन था, है ना? GS 2 का भी क्वेश्चन था और GS 1 का भी क्वेश्चन था। इस वाले क्वेश्चन की अच्छी बात ये है, ये जो ऊपर की स्टेटमेंट मैंने दी हुई है ना, इसे आप लिख भी सकते हैं अपने वहाँ पे, कहीं के लिए आपको, है ना, यूज़ आ सकती है ये। इसे आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं जब भी आपको लिखना हो, कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। अच्छा। ये नेल्सन मंडेला ने लिखा था। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि एजुकेशन फॉर मल्टी फेसेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव वुमेन एम्पावर। अच्छा, थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। बताओ भाई, पहले आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के कौन कौन से सब पार्ट होने चाहिए? बताइए, तोड़कर आप बताइए ज़रा पहले। सिग्निफिकेंस। सिर्फ एक? हाँ, और बताइए। और मैंने लिखा है सर वैसे। ब्रेक डाउन करना है आप तो हमें ऐसे ही ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। रोहित, आप बताइए इसकी क्या एक तो सब पार्ट और क्या होना चाहिए? सर इसमें सर पहले सर जो ये है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, सर इसको हम्म। कुछ प्रूफ करने के लिए कुछ डाटा या कुछ हल्का सा मसाला जैसा देना पड़ेगा सर। मसाला, गुड गुड गुड। हाँ सर, फिर आपके पास सर इसके हम्म। बाद सर वही सर ये सिग्निफिकेंस देनी पड़ेगी वुमेन एम्पावरमेंट में। और हम्म। सर शायद इसमें सर डायमेंशन खोल सकते हैं सर एक दो, क्या? कि सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे। क्या? मतलब कि सर ये सोशल लेवल पे भी कि सोशल इविल से डील करेगी अगर ठीक है, एजुकेशन होगी लोगों पे। आई थिंक समाधान और है सम आइडिया। यस। सर हाँ, बताओ। नीड नीड क्यों है जो आपने कल मोरल नीड, सिविक जो वैल्यू बोला था। वो लगभग सिमिलर हो जाता है आपका। नीड और सिग्निफिकेंस, नीड का मतलब है कि भाई एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है, सिग्निफिकेंस का भी मतलब वो हुआ कि इसका महत्व क्या है। लगभग सिमिलर होता है वो, है ना? मतलब ऐसा तो डिक्शनरी मीनिंग सिमिलर नहीं है। देखो भाई, ठीक है, आपने, है ना रोहित, आपने ये अच्छी बात कही कि इसमें सबसे पहले ये जो ऊपर कोटेशन दी हुई है, एटलीस्ट 2-3 पॉइंट्स में इसको आपने थोड़ा एक्सप्लेन करना है, राइट? भाई उसके बाद यस। ना आपको ये बताना है सिग्निफिकेंस से पहले, कि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव वुमेन एम्पावरमेंट है, जो आपने लाना है, समझ रहे हो मेरी बात को? यस। क्वेश्चन की टोन यस क्या सर। है? क्वेश्चन कह रहा है कि एजुकेशन कॉम्प्रिहेंसिव वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी है, कह रहा है ना? तो अब आपने ये बताना है कि कॉम्प्रिहेंसिव वुमेन एम्पावरमेंट आपके अकॉर्डिंग है क्या। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना? अब इसको यस सर। बताने के लिए आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, बहुत सिंपल सा कोई। राइट, एक मिनट, लेट मी कनेक्ट ये इसको इसमें। ठीक है, अब देखो, इसको बताने के लिए आप बड़े इजीली कोई अच्छा सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं। कुछ इस टाइप का बना लिया, मान लो यहाँ लिख दिया आपने कॉम्प्रिहेंसिव वुमेन एम्पावरमेंट, है ना? और इसके ये फेसेट्स हैं। आपको एटलीस्ट ये बताना है कि सोशली वुमन का क्या, है ना? अब एक कॉम्प्रिहेंसिव वुमेन एम्पावरमेंट का आपके अकॉर्डिंग क्या क्या मतलब है, बताओ ज़रा। सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल हाँ हो हाँ, गया मतलब सर। सिर्फ ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हैं, सोशल पॉलिटिकल हाँ नहीं इकोनॉमिक। सर, हाँ। मतलब सर वही कि सर की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़े इनका। हाँ, ऐसे लिखना है ह्यूमन कि ह्यूमन इंक्रीज, कैपिटल। हाँ, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमन, है ना? फिर लिखना है कि करंट कितना है। आजकल है भाई बहुत ज़्यादा, मैं आपको बताऊं, आजकल है लगभग 41% LFPR वुमेन का, और 3 साल में बढ़ा है ये। कभी मतलब ये मत लिख देना कि अकॉर्डिंग टू NSSO रिपोर्ट ऑफ 2025 LFPR ऑफ वुमेन इज़ 23%, नहीं, ये 2022 में था 23%। समझ रहे हो इस बात को, है ना? यस सर। तो LFPR बढ़ेगा, ये भी एक अच्छा पॉइंट है वुमेन कॉम्प्रिहेंसिव वुमेन एम्पावरमेंट का। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा, है ना? हाँ। यस। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आपको लाना है। अभी जैसे सिर्फ 14% जो MPs है वो वुमेन है हाँ इंडिया में। सर। ये क्या कहते हैं इसमें, लोकसभा पार्लियामेंट। में। हाँ, हाँ समझ रहे हो? फिर और किस तरीके का हो आपके कॉम्प्रिहेंसिव वुमेन सर, एम्पावरमेंट का मतलब? सर लिटरेसी रेट बढ़े। लिटरेसी रेट बढ़े। अभी कितना लिटरेसी रेट है कल के उस डेटा के सर अकॉर्डिंग, आपने देखा? सर 78 शायद। वुमेन का? हाँ हाँ, शायद हाँ लगभग, सर, हाँ इतना ही हाँ। सर। 78.5। हाँ हाँ, जो NFHS 5 है, इसके अकॉर्डिंग लगभग इतना है आपका 78। ऐसे तो 67 के आसपास है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, लेकिन अब ये बढ़ 74 चुका है है। सर। हैं?
74 है। हाँ हाँ हाँ, तो वो है। इसके बाद देखिए और क्या हो, फॉर एग्जांपल स्टेम, स्टेम वर्कफोर्स, स्टेम कोर्सेज। है ना। स्टेम यस सर। वर्कफोर्स आजकल वुमेन की ये भी लगभग 41% है। वर्कफोर्स नहीं, स्टेम ग्रेजुएट्स लगभग 41% ग्रेजुएशन। है। आपको बताना है यहाँ ग्रेजुएट्स, स्टेम ग्रेजुएट्स 41% ओनली, ब्रैकेट में लिखना है ओनली, इतने शॉर्ट में लिखना होता है, समझ रहे हो। स्टेम यस सर। ग्रेजुएट्स 41% ओनली। लेकिन फिर नीचे लिखना है स्टेम वर्कफोर्स। स्टेम वर्कफोर्स भाई साहब इंडिया में लगभग लगभग सिर्फ, है ना, सिर्फ 28% के आसपास है। बीच में एक मिसिंग मिडल है ना, इसी मिसिंग। को कहते हैं मिसिंग मिडल। मैंने इसमें ये सारा डेटा इधर डाला भी हुआ था, स्टेम हाँ वर्कफोर्स, सर। स्टेम ग्रेजुएट्स का, इसमें आपने देखा होगा। मैं ये डेटा अभी ठीक, है ना, एक मिनट, कहाँ गया वो, स्किल मिसमैच, वुमेन के इसमें नीचे आएगा, डिजिटल लिटरेसी हाँ डिवाइड, सर, ऊपर गया ऊपर। ऊपर है ना। हाँ ये जो है हाँ 28% ऑफ गर्ल्स, अच्छा कंपेयर टू, अच्छा ये स्टेम में एनरोलमेंट का है। स्टेम वर्कफोर्स का शायद मैंने ऊपर टॉप में लिखा होगा, इसमें कहीं ना कहीं 30, इसमें है, आपको मिल 30% जाएगा। कुछ तो है। हाँ हाँ, ये है। अच्छा, ये सिर्फ 18% है भाई वर्कफोर्स, सॉरी, ओके। 18% के आसपास स्टेम के साइंटिस्ट है। मुझे इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन, मतलब इस तरीके से चीज़ें आप लिखो कि कॉम्प्रिहेंसिव वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब आपके लिए क्या है, पहले ये एक्सप्लेन करना है। और फिर एक्सप्लेन ऐसे करना है कि उसी में आप शो कर दो कि इन इन डोमेन्स में वुमेन की जो ये है, क्या कहते हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट की नीड है, उसी में शो करना है, समझ रहे हो। मतलब ऐसे, ऐसे कि जैसे आपने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वुमेन एम्पावरमेंट। फिर जब आपने ये वाला डेटा दे दिया, इससे आपका, है ना, एक्सप्लेनेशन में ये वाला डेटा दे दिया कि सिर्फ 14% एमपीज़ है, इससे आपका डेफिसिट शो हो गया कि भैया इस डोमेन में वुमेन एम्पावरमेंट डेफिसिट में है, चल रहा है, समझ रहे हो, है यस ना। सर। इस डोमेन में वुमेन एम्पावरमेंट की नीड है। इसके बाद भाई साहब आपको आना है कि एजुकेशन से कैसे इस चीज़ को आप डील कर सकते हैं। फिर वो चीज़ें आएंगी आपकी, बस सिग्निफिकेंस, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये एक मिनट पढ़ते हैं जरा, तो कर आपका आंसर पढ़ते हैं। एजुकेशन इज़ द मिल्क ऑफ द टाइग्रेस, ड्रिंक, अच्छा ये नीचे लिख देते हैं आप वो, खैर ये बी आर अम्बेडकर ने कहा है, तो इसे फेमस किया है हमारे यूपीएससी डोमेन के एक टीचर ने, है ना। बस। तो अच्छी बात है ना, वहाँ से भी ले लिए। एजुकेशन इज़ द सोशल वैक्सीन ऑफ, वेरी गुड, है ना। अच्छी बात है भाई, आपने वो कीवर्ड यूज़ किया, है ना। जस्ट लाइक, देखो इतना मत एक्सप्लेन करो, आगे के लिए आपको ये समझ लो, अगला जो आपने आंसर लिखना है उसमें आपको अपना इंट्रो इतना नहीं एक्सप्लेन करना है, समझ रहे हो। बस छोटा इंट्रो दे दो, है ना, इतना कर दे दो, बस इतना काफ़ी है, राइट। इग्नोरेंस, इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन एटसेट्रा, ये सब चीज़ें आप जो है, हाँ, ये कंक्लूजन में डाल दो इसके बजाय। फिर देखिए आपने सिग्निफिकेंस पूरा लिखो, सिग्निफिकेंस फॉर कॉम्प्रिहेंसिव वुमेन एम्पावरमेंट, समझ रहे हो। हाँ, वो मिसिंग चीज़ आपकी ये है, मतलब वैल्यू एडिशन के तौर पे ये आप शो कर सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव वुमेन एम्पावरमेंट, उसका एक छोटा फ्लो चार्ट बना दिया और फिर दिखाया कि इन इन डोमेन्स में करंट हालत क्या है। फिर आप लिखते कि वुमेन, है ना, एजुकेशन की इसमें क्या सिग्निफिकेंस है। फिर ये सब चीज़ें आती हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा होता है ना, मॉरल डेवलपमेंट, बिल्ड एथिक्स, ऑनेस्टी, वेरी गुड। देखिए इन्होंने अच्छा किया कि जो ये वाला, है ना, कंटेंट है ना, इन्होंने, आपने अच्छे से पढ़ा है ये, यस राइट। सर। तो आपने जो एथिकल एंगल जो इसका था वो भी इसमें डाल दिया नीचे से, है ना, डायरेक्टली आपने ये यहाँ से चीज़ें उठाई हुई है। तो ये अच्छी यस सर। बात है ना, अच्छी बात है, इसी तरीके से रिवीजन करते रहिए आप, राइट। फिर इंक्रीज इन द, ये क्या है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैरेक्टर बिल्डिंग, नहीं, देखो ये आपने सिर्फ मॉरल एस्पेक्ट का इसमें डाल दिया, ये आपने एथिक्स का आंसर लिख दिया, समझ रहे हो, है ना। एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस अच्छे है, कोई पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटर चीज़ें ये हो सकती है, हाँ राइट। सर। बेटर चीज़ें आपकी, हाँ ये चीज़ें होंगी कि भैया इससे क्या क्या चीज़ें आएंगी, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट से। फॉर एग्जांपल आपका, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव वुमेन एम्पावरमेंट से आपका क्या आएगा कि फॉर एग्जांपल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन का बढ़ेगा, राइट। और इकोनॉमी में उनका जो, या फिर जो जो विद इन फैमिली है ना, विद इन फैमिली, इकोनॉमी। है ना, वहाँ डिसीजन मेकिंग में उनका इम्पोर्टेंट रोल होगा। एक अच्छी बात ये है ना, एक एक चीज फैक्ट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अराउंड
14 to 15% एसेट ओनरशिप ही है वुमेन के इंडिया में। समझ रहे हो? इसकी इसकी हाँ, इसका मेन रीज़न क्या है भैया? वो उनका वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो लंबे टाइम तक काफ़ी कम रहा है वुमेन का, तो उनके पास अर्निंग नहीं है, इनकम नहीं है, तो एसेट ओनरशिप भी वुमेन की बहुत कम है। तो कॉम्प्रिहेंसिव वुमेन एम्पावरमेंट जो है, और फिर जितनी एजुकेशन होगी उससे कैरेक्टर बिल्डिंग की जगह आप लीडरशिप बिल्डिंग यहाँ लिख सकते थे। लीडरशिप बिल्डिंग जितनी ज़्यादा होगी दैट मीन्स पॉलिटिक्स में वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, है ना? आप ब्रैकेट में लिख सकते थे सिर्फ इतना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। समझ रहे हो? तो इस तरीके से बस ब्रैकेट में लिख देना है कि ये भी तो यही करना चाहता है, ये शो करना है आपने कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये भी तो यही करना चाहता है। और वुमेन से आप बेसिकली उनकी उनकी स्किल बढ़ाओगे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करिएगा। समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें आपके पॉइंट्स में गड़बड़ी नहीं है, लेकिन ये एथिक्स के पॉइंट्स हैं। समझ रहे हो? कौन से? हेलो? हाँ सर। हाँ, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर देखिए, वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, ये ज़रूरी नहीं था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूट्रिशन लाइज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द वुमेन, नेशन लाइज इन द, ठीक है, ये आप जो है कंक्लूजन में लिख सकते थे। बजाय इसके आप क्या कर सकते थे, आप एक वे फॉरवर्ड लिख सकते थे, स्टेप्स नीडेड टाइप का, स्टेप्स नीडेड। समझ रहे हो? स्टेप्स नीडेड। सर हाँ जो सर आपने सर ये बताया था कि इसमें जैसे एक फ्लो चार्ट बनाकर पहले मतलब दिखा दिया हाँ और डाटा कोड करके दिखा दिया कि इसकी एम्पावरमेंट की नीड है, हाँ हाँ। तो सर उसके बाद सर नीचे की बॉडी में सर क्या लिखना है, स्टेप्स टू रिफॉर्म या इसी को ही और एक्सप्लेन करना है? आप जो है इसमें पहले आपने ऊपर एक्सप्लेन किया है बस कि कॉम्प्रिहेंसिव वुमेन एम्पावरमेंट का हाँ सर मतलब ये। क्या है ना? हाँ। नीचे की बॉडी में आपको लिखना है रोल ऑफ एजुकेशन, बस इतना लिखना है इसमें, रोल ऑफ ओके सर। एजुकेशन। फिर बताना है भैया एजुकेशन से क्या क्या चीज़ें होंगी। नंबर वन, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। मतलब ऊपर वाले के सॉल्यूशन नीचे। हाँ, मतलब सिमिलर। देखो, जो ऊपर हमने ये चीज़ें यहाँ लिखी है ना कि भाई यस सर। हमारा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कम है, इसका सॉल्यूशन एजुकेशन कैसे देगा? एजुकेशन ओके। देगा कि भैया आपकी एक एजुकेटेड फीमेल लीडरशिप तैयार करने में इसका रोल है। समझ रहे हो ना? एक्सप्लेन है ना? एक्सप्लेन करना। यस सर। हाँ, तो जो ये जैसे तोड़कर ने ये पॉइंट इधर लिखा था कैरेक्टर बिल्डिंग, लिखो एजुकेटेड लीडरशिप बिल्डिंग। वुमेन का पार्टिसिपेशन जितना एजुकेटेड होगी उतना उनका एनलाइटन्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, है ना? या फिर जो स्किल एनहांसमेंट होगी, तो इनका इकोनॉमिक रोल जो है ये भी बढ़ेगा, है ना? LFPR बढ़ेगा। समझ रहे हो? अगली चीज़, यस सर। है ना, जैसे दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, आपको क्योंकि मल्टीफेसेटेड, ये क्वेश्चन ऐसा है कि मल्टीफेसेटेड वुमेन एम्पावरमेंट दिखाना है। दैट मीन्स जो वुमेन एम्पावरमेंट विद इन फैमिली, फैमिली के अंदर डिसीजन मेकिंग में उनकी जो है रोल बढ़ेगा, है ना? डिसीजन मेकिंग लीडर रोल विद इन फैमिली। लीडरशिप बिल्डिंग। फॉर एग्जांपल, टैकलिंग सन मेटा प्रेफरेंस, उसमें देने हैं ये सारे आपको ये कीवर्ड्स। सन मेटा प्रेफरेंस को जो अगर टैकल आपको करना है ना? पैट्रियार्कल माइंडसेट को अगर आपको टैकल करना है, उसके लिए वुमेन एम्पावरमेंट, है ना, उसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। नंबर तीन, टैकलिंग द क्राइम्स अगेंस्ट द वुमन। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेटेड वुमेन को ही पता होगा कि पॉश एक्ट के तहत उनके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। यस सर। समझ रहे हो ना बात को? जैसे मैंने सेक्सुअल कॉजेस हरासमेंट। हाँ, बोलिए कॉज बोलिए। इसमें लिखा है नीचे। क्या हुआ? कॉजेस लिखे उसमें लिखा है हाँ, कैपेसिटी। अच्छा, लैक ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कॉजेज। देखो नहीं, प्रॉब्लम यही है, आप क्योंकि अभी शुरुआत में आंसर लिख रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको जो जो चीज़ें आ रही है वो चीज़ें आप इसमें लिखे जा रहे हैं। ऐसा कल से मतलब नहीं करना है ना। आपको बिल्कुल वो चीज़ लिखनी है जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछी है। क्वेश्चन में आपको तीन, देखो 10 मार्कर ही क्वेश्चन है, आपको लिखना ये सिर्फ 2 पेजेस में ही है। समझ रहे हो? उसी में आपको डेटा भी देना है, उसी में आपको कमेटी के रिकमेंडेशन भी देने हैं। तो आप जो है सिंपली ये चीज़ कर सकते थे कि शुरू में आपने बताना है ना, एजुकेशन का, या तो इस चीज़ को डील करने वाला कोई इंट्रो ही लिख दो सीधे। फिर दूसरी बात आपने बतानी है इसमें कि कॉम्प्रिहेंसिव वुमेन एम्पावरमेंट से आपका मतलब क्या है। देखिए, ऐसा ही सवाल इन्होंने एक बार GS में पूछ लिया था, वो ये
कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों जरूरी है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के लिए। ये एथिक्स का क्वेश्चन है PYQ, समझ रहे हो? तो उसमें आपको पहले बताना था कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर से आपका मतलब क्या है। ऐसे ही यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव वुमेन एम्पावरमेंट से आपका मतलब क्या है, और वो मतलब हमने ऐसे भी शो कर दिया साथ में कि हाँ ये इसके अलग अलग फेसेट्स हैं, और इन फेसेट्स में वुमेन एम्पावरमेंट की इतनी नीड है। फैक्चुअली आपने बता दिया कि हाँ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन डोमेन्स में कम है। फिर बताना है कि एजुकेशन का इसमें क्या रोल है। समझ रहे हो? हाँ सर। बस इतना सिंपल ये क्वेश्चन था। ब्रेकडाउन आपने बिल्कुल सिंपली करना है। फिर जब आपके पास है ना जगह बच गई, तो बजाय इसके कि आप ये सब चीज़ें लिखो, लैक ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कॉजेज, नहीं, बजाय इसके कि आप ये सब चीज़ें लिखो, आपको उसमें एक वे फॉरवर्ड लिखना है ना। आपको उसमें एक वे फॉरवर्ड लिखना है। फॉर एग्जांपल जया जेटली कमेटी, कल के सेशन में मैंने आपको बताया, उन्होंने रिकमेंड किया है कि अगर आपको वुमेन को और ज़्यादा एजुकेट करना है तो भाई सबसे पहले मैरिज एज को 18 से लेकर के 21 साल करो, क्योंकि उनकी शादियां हो जा रही है। +2 जब तक उनकी होती है तब तक शादी होती है, कॉलेज उनसे करने नहीं दिया जा रहा। समझ रहे हो? दूसरा आप वे फॉरवर्ड क्या लिख सकते थे कि स्टेम वर्कफोर्स में इनका इनका पार्टिसिपेशन बढ़ाइए। जो मिसिंग मिडल है स्टेम वर्कफोर्स में, जो मिसिंग मिडल है ना, मिसिंग मिडल का क्राइसिस है, इसे किस तरीके से आप डील करेंगे वो। और लगभग ज़्यादा नहीं, 2-3 वे फॉरवर्ड ही लिख पाएंगे आप, 3-4 वे फॉरवर्ड ही लिख पाएंगे आप एक 10 मार्कर में, और वो लिखने हैं बिल्कुल इतने शॉर्ट पॉइंट्स, एज शॉर्ट एज पॉसिबल। रोहित आपकी आंसर राइटिंग बहुत इंप्रूव हुई है उस हिसाब से, मतलब ऐसे देखें, लेकिन आपने वो फिर से वो कर दिया भाई। यहाँ आपने फिर से वो है ना, कल वाली जो प्रेजेंटेशन थी, मैं अभी आपको 1 मिनट, कहाँ गया वो, अ, कल वाली आपकी जो प्रेजेंटेशन थी वो इससे थोड़ी, देखिए मैं पिछले कल का ही अगर आपको ये बताऊं, एडोबी आपका ये है, ठीक है, ये देखिए यहाँ स्पेसिंग देखिए आपने पिछले कल वाले इसमें, ये वाली स्पेसिंग आपने अच्छी की हुई है, दिख रहा है ना, यस सर। स्पेसिंग अच्छी है। इस इन है ना, ये इनबॉक्स आपने अच्छा किया हुआ है। आज आपकी अच्छी बात ये है, ठीक है, आपने फ्लो चार्ट वगैरह इंक्लूड किया कि अच्छा ये NEP वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि 1 मिनट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज इन कॉन्फॉर्मिटी विद SDG 4, ठीक है, इट इंटेंड्स टू रिड्यूस रीओरिएंट द एजुकेशन सिस्टम, रीस्ट्रक्चर एंड रीओरिएंट द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। बस SDG 4 फोकसेज ऑन क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, डिसेंट आंसर ये है। इनफैक्ट मैं अगर आपको बोलूँ, मैंने आपको कहा ना, GS में कभी इस तरीके से सेग्रीगेट मत करना चीज़ों को कि GS 1 और GS 2 आप अलग से लिखो, है ना। फॉर यस सर। एग्जाम्पल आप इसे आर्टिकल 21A से भी शुरू कर सकते थे कि हाँ सर, एजुकेशन अगला इज, उससे ही करा है। है ना, वहाँ से भी हाँ शुरू सर। कर सकते थे, और ये वाला पार्ट आप यहाँ लिखते, बजाय इसके कि आप NEP पे ये लिखते, आप यहाँ लिखते NEP एंड SDG, है ना, या फिर इस तरीके से NEP 2020 इन कॉन्फॉर्मिटी विद SDG 4। वो फिर आप इसमें लिखते हैं कि है ना, यूनिवर्सल लिटरेसी बाय 2030, एक्चुअल में ये 2030 है, 2020 नहीं है, फैक्चुअली करेक्ट हुई है। यूनिवर्सल लिटरेसी उसका ये है कि बाय 2030, अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन टू ऑल बाय 2030, है ना। अगली बात, यस सर। है ना, इसी इसी का जो जो आपका SDG 4 है, इसी का एक सब पार्ट ये है कि स्किल एजुकेशन इम्पार्ट करना, ये इसका सब पार्ट है उसमें SDG 4 में, है ना। तो इस तरीके से 2-3 पॉइंट्स में आप एक्सप्लेन कर सकते थे कि NEP 2020 किस तरीके से इसकी कन्फॉर्मिटी में है। फिर है ना, इट एम्स टू स्ट्रीमलाइन द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। देखो हेडिंग्स पे काम करना है आपको, हेडिंग आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से उठानी है ना। हाँ, यस सर। रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीओरिएंटेशन बाय NEP 2020, ये बनेगी आपकी हेडिंग, समझ गए। यस सर। यहां से कीवर्ड उठाने हैं, ये है कीवर्ड रीस्ट्रक्चर एंड रीओरिएंट। तब आपने लिखना है रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीओरिएंटेशन बाय रीओरिएंटेशन। NEP, है ना, 2020। यस सर। फिर जाकर के ये जब आपने हेडिंग इधर दे दी, फिर आपने लिखना है कि कैसे रिस्ट्रक्चर कर रहा है। इसमें आपको यहाँ एक सब हेडिंग देनी है, पेडागोगिकल शिफ्ट टू 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। समझ गए हो ना, हेडिंग देनी है यस सर। पेडागोगिकल शिफ्ट,
आगे लगाना है एरो, फिर लिख दो सीधा 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। इतना ही एक्सप्लेन करना है, लंबा नहीं करना है एक्सप्लेन, समझ रहे हो? यस सर। आंसर एज शॉर्ट एज पॉसिबल आपको पॉइंट लिखने हैं ताकि आप एज मेनी एज पॉसिबल पॉइंट्स लिख सको। इट मैंडेट्स एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेज टिल क्लास 5। वेरी गुड। आपने ना अच्छे से NEP 2020 अच्छे से पढ़ी हुई है ना? वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6, वेरी गुड। वोकेशनल एजुकेशन को यहाँ इनबॉक्स करना है, क्लास 6 को डबल लाइन से मार्क करना है ताकि है ना जो देखने वाला है उसे सामने दिखे। यस सर। अगर पतला पेन है तो सिंगल लाइन से ऐसे मार्क नहीं करना है, एक लाइन इसी के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे, है ना? तो ये थोड़ा मोटा दिखता है और फिर लगता है कि कैजुअली लिखा है, समझ रहे हो ना? कैजुअली यस मतलब सर। फ्लो में लिखा है, बहुत ज़्यादा सीरियसली थॉटफुल होकर के नहीं लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना? तो जो वो चीज़ है वो थोड़ी दिखनी चाहिए उसमें। इट एम्स टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, ठीक है, एंड मोर, हाँ, मोर फोकस टू बी प्लेस्ड बाय स्टेम क्लासेस एट्सेट्रा एजुकेशन सिस्टम। देखो इसके लिए आप एक बार अच्छे से ये कंटेंट एक बार फिर से पढ़ लेना कि NEP 2020 ने क्या क्या हाँ चीज़ें सर, ये रिकमेंड करी है ना? एक बार ये पढ़ लेना, 5+3+3+4 स्ट्रक्चर, है ना? एम्फेसिस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी लोकल लैंग्वेज, वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6, है ना? मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन, ओपनिंग अप ऑफ एंट्री गेट्स फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडियन सॉइल्स एंड वाइसा वर्सा, है ना? नेशनल यस एकेडमिक सर। क्रेडिट बैंक एट्सेट्रा। ये सारे पॉइंट आगे जब भी NEP पे क्वेश्चन आए कहीं पे भी किसी भी उसमें, ये सारे पॉइंट उसमें घुसने चाहिए आपके। ये यस है सर। की पॉइंट्स, है ना? बाकी उसके बाद इसका एक और सब पार्ट आप बताओ जरा, है ना? तोड़कर आप बताओ इसका, इसका एक और सब पार्ट आप क्या लिखेंगे? सर स्किल के बारे में। स्किल के बारे में वो ठीक है, नहीं नहीं वो इसी में आ गया आपके भाई, वोकेशनल एजुकेशन में ही आ गया आपका स्किल एजुकेशन। सब पार्ट आप इसका क्या लिखेंगे? जैसे ये हेडिंग दी एक, है ना? ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आपने वे उस अहेड जरूर देना है किसी भी ऐसे क्वेश्चन का, जहाँ भी आपको ऐसे क्रिटिकली एग्जामिन करने हैं उनका जो है, क्रिटिकली एग्जामिन जहाँ भी पूछे, एक साइड आपने लिखना है कि है ना, एक साइड आपने लिखना है थोड़ा क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म इस, है ना, इन टर्म्स ऑफ, मतलब इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होगा? क्रिटिसिज्म का मतलब होगा कि आपको चैलेंजेस बताने हैं। आप NEP 2020 तो एक प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट है, लगभग सभी लोग मानते हैं, मानते हो कि नहीं, है ना? यस यस सर। अब प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट का आप क्रिटिकली एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? वो होगा कि भैया इसकी इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस क्या है। तो एक अच्छा सब पार्ट आप इसमें क्या खोलेंगे, लास्ट में जो आपके पास बचा हुआ इतना कर स्पेस है ना, लास्ट वाले पेज में जो बचा हुआ इतना कर स्पेस है, वहाँ आपको क्रिटिकल एग्जामिनेशन के लिए, है ना, ये जो बचा हुआ स्पेस है यहाँ लिखना है, हाउएवर, हाउएवर implementation of NEP 2020 is not, however implementation of NEP 2020 is not free of challenges, है ना? फ्री फ्रॉम चैलेंजेस, समझ गए ना बात को? फिर आपने यहाँ लिखना है यस की सर। चैलेंजेस, की चैलेंजेस, है ना? यहाँ इस तरफ को लिखना है वे फॉरवर्ड। बस की चैलेंजेस क्या आएंगे? अभी एजुकेशन में हमारा एक्सपेंडिचर कितना है? लगभग 4.2 से 4.8% ऑफ GDP पर ईयर चलता है, समझ रहे हो? दूसरा की यस सर। चैलेंज क्या है? लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, फॉर एग्जांपल 5% स्कूल्स में टॉयलेट्स है ही नहीं, फंक्शनल टॉयलेट्स, समझ रहे हो? अगला की चैलेंज यस। क्या है? नंबर, है ना, चैलेंज ऑफ स्किल एजुकेशन, हेडिंग लिखनी है स्किल एजुकेशन, बस इतना कर यहाँ, है ना, इतना कर। ये चैलेंज कैसे है ये शो करना है आपने एरो लगा करके। पहला चैलेंज क्या है इसमें? पुअर क्वालिटी ऑफ स्किल एजुकेशन। जैसे मैंने बताया ना, लगभग 48% जो आपकी स्टेम वर्कफोर्स है ये इंडस्ट्री रेडी है ही नहीं। ये डेटा इसमें आपको अवेलेबल मिलेगा, है ना? यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी हुई है, इसमें कहीं ना कहीं बीच में आपको ये चीज़ मिलेगी। 48% ऑफ इंडिया की स्टेम वर्कफोर्स ये इंडस्ट्री रेडी है ही नहीं। तो स्किल एजुकेशन का एक चैलेंज क्वालिटी हो गया, दूसरा चैलेंज इंक्लूजन हो गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टोटल जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ अराउंड 34% जो ग्रेजुएट्स हैं सिर्फ उतने स्टेम वर्कफोर्स से हैं, जो कि, है ना, इस तरीके की चीज़ों से। अगला की चैलेंज क्या है? वैल्यू एजुकेशन का क्राइसिस। 4 की चैलेंज लिख दिए आपने। वे फॉरवर्ड के लिए यहाँ भाई जितनी कमेटियाँ लिखी हुई है, एजुकेशन पे जो भी सवाल आए, कोठारी कमीशन की एक लिख देना,
है ना, यशपाल कमेटी याद रह जाएगी, इनकी कोई एक लिख देना कि फॉर एग्जांपल इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी को प्रमोट करना, है ना, कंटिन्यूस इवेल्युएशन ऑफ रादर देन हाई स्टेक्स एग्जाम, और है ना, और इस तरीके की कोई एक मुदलियार कमेटी, एक दो कमेटी की आप रिकमेंडेशन लिख सकते हो और एक दो मॉडल लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे आप चिली का, ये आपने किसी ने भी यूज़ नहीं किया, ये बेस्ट चीज़ है ना, कि चिली का स्कूल चॉइस एंड वाउचर सिस्टम, ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट था चिली का। इसको पढ़ लेना, कल जो मैंने सेशन लिया है उसमें मैंने समझाया हुआ है कि ये क्या चीज़ थी। उन्होंने वाउचर इशू किए लोगों को, बजाय इसके कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल ओपन करो, उन्होंने कहा कि प्राइवेट में ही भेजो, भले ही हम आपको जो फीस का वाउचर है वो दे देंगे। समझ रहे हो ना? तो उससे क्वालिटी एजुकेशन भी इम्प्रूव हुई, इंक्लूजन भी हुआ, चीप एजुकेशन भी लोगों को मिली, है ना, उनका उनका खर्चा भी बचा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये केस स्टडियाँ जो मैंने यहाँ डाली हुई है, ये केस स्टडीज़ आपको उसमें यूज़ करनी है। समझ रहे हो? बाकी ये आपका दूसरा यस क्वेश्चन सर। है आर्टिकल 21A ऑफ द, अच्छा ये दूसरे में आपने यूज़ किया हुआ है एजुकेशन, ये क्या किया है, एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, नहीं बहुत सिंपल है ये। इसमें एग्जामिनर को लगे कि ये आपने बस यस स्पेस सर। घेरा हुआ है, क्या करना है उसमें आपको फैक्ट डालने हैं, जैसे हमने वो है ना प्रैक्टिस किया। आई डोंट थिंक कि मुझे फिर से ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। फिर हाँ आता सर है समझे। हाँ, वो यहाँ आपने ऐसे सिंपल पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये सिंपल नहीं होने चाहिए भाई। सिंपल पॉइंट्स यस को ही, सर। इन सिंपल पॉइंट्स को ही अगर आपको स्पेसिफिक बनाना है तो उसमें आपको डेटा डालना पड़ेगा। वैल्यू एडिशन। समझ गए ना? वो ये यस सर। डेटा इसका, ये क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है पिछले कल की ये जो शीट मैंने डाली हुई है, एक बार इसे पढ़िएगा। आपका यस सर। एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बनेगी, GS1, GS2, GS3, GS4, वो सब इधर से बनेगी आपकी, है ना। और आज शाम को हम एक बहुत ब्रॉड थीम, जो कि वही कॉम्प्रिहेंसिव वुमेन एम्पावरमेंट है ना, ये जो यस। कॉम्प्रिहेंसिव वुमेन एम्पावरमेंट है, यही जो कि वुमेन एम्पावरमेंट एक इसकी GS1 की थीम है। आज शाम को उस पर है ना काफ़ी वो काफ़ी लंबा लेक्चर आएगा, लगभग लगभग 1.5 घंटे का वो पॉसिबल ही होगा, क्योंकि उसमें हमने सब सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रोग्राम एट्सेट्रा, है ना, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, पॉलिटिकल एस्पेक्ट एट्सेट्रा, कहाँ कहाँ पे क्या केस स्टडीज़, वो सब चीज़ें आज कवर करनी है। तो आज का काफ़ी लंबा सेशन शाम का रहेगा, और कोशिश रहेगी कि अगले लगभग मतलब 6 सेशंस के अंदर जो आपका सोसाइटी है, ठीक है, सोशल इश्यूज हैं सोसाइटी, वो आपका 6 सेशंस के अंदर ही आपका पूरा क्लोज हो जाए। लगभग 12-15 सेशंस में हमारा GS1 कंप्लीट भाई, इतना ही चलता है। समझ रहे हो ना? ओके। मेंस यस की सर। गेम इतनी ही है जो ये इतना हवा बना रखा है। अब बताओ इसमें आपको कहीं कमी दिख रही है इसमें? नहीं वही सर। चीज़, वही चीज़ जो आपको 4-5 है ना 25-30 पेजेस की शीट मिल रही है, वही चीज़ आप अगर एक आधे 1 घंटे में कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको आंसर तो एक ही लिखना है। एक यस पेपर सर। में एजुकेशन पे अगर आया तो आंसर आपने एक ही लिखना है भाई। तो वो उतनी वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और पॉइंट्स आपको ऐसे ही लिखने हैं, इतने ही शॉर्ट आंसर्स में, इतने ही सर शॉर्ट। ये तो हाँ बोलिए। सर ये कोचिंग वालों ने सर हुआ जैसा बना रखा है कि अगर 3 से 6 महीने मतलब 6 महीने अच्छे से करा नहीं तो हम्म। जो मेंस पूरा नहीं। नहीं नहीं देख, अच्छा, उनका वो डाटा भी उतना होता है। नहीं नहीं नहीं, वो बात तो सही है, बात तो उनकी सही है, क्योंकि वो बात कर रहे हैं आपके ऑप्शनल को लेकर के साथ में, है ना। अब अगर आपने ऑप्शनल ओके अच्छे सर। से कवर करना है तो उस हिसाब से वो बता रहे होते हैं। फिर उनको जो है चीज़ें ऐसा है कि उनको बेचनी भी होती है ना, तो वो भी एक अलग बात है। अब अच्छी बात ठीक ये है कि हम साइमल्टेनियसली आंसर राइटिंग देखना, अब आपकी अगले 10 दिन के अंदर आपकी आंसर राइटिंग एकदम, अब क्योंकि आपने ये एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए, आपने ये नोटिस किया यस होगा, है सर। ना, ये आपके पिछले सर कल मेरी का आंसर था। हाँ। सर जो ये इससे पहले सर मैंने बताया नहीं था CAPF की कर रहा था सर। हम्म। तो उसके लिए भी मैंने ये ऐसे राइटिंग मतलब करी लगभग मतलब वो हम्म। भी मतलब 3-4 पेज। तो सर मतलब मैंने अच्छी खासी करी बट सर प्रेजेंटेशन उसकी भी सर इससे बेकार ही थी सर। ओहो। इसमें सर जो 3 दिन में इम्प्रूवमेंट आया। हाँ हाँ, नहीं ये और आएगा भी, इम्प्रूवमेंट और आएगा। जैसे इनपुट्स मिलते जाएंगे आप और इम्प्रूव करेंगे, और नो डाउट दिसंबर तक आपकी सबकी जो आंसर राइटिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सर ये एक सर ये डाउट ये था कि सर हम्म। जैसे आंसर राइटिंग करते हो सर दिमाग एकदम सर ब्लैंक पड़ जाता है। और हम्म। जैसे ही सर आंसर हो जाए उसके बाद सर सब याद आता है अच्छा ये भी ऐड करना था ये भी। हम्म। तो मतलब इसका नहीं, क्या होगा ये चक। इसका ऐसा है कि जितना आप ये रिवाइज करेंगे ना, अब मान लो अच्छा सर साहब। एक एक एक्सपेरिमेंट करना, एक एक्सपेरिमेंट करना, शाम का जो मैं अच्छा। सेशन डालूंगा यस उसकी सर। जो शीट होगी 11-12 पेजेस की होगी,
उसे Yes, sir. पढ़ना कम से कम 3 बार शाम को। ये एक्सपेरिमेंट करना और कल अपनी आंसर की क्वालिटी देखना। दोनों ये है ना, ये कर लेना आप। कल अपने आंसर की मैंने फिर क्वालिटी देखना। हाँ बताइए। मैंने एजुकेशन का रात में पढ़ा था, सुबह थोड़ा देखा, तो हाँ तो जितना आपकी, याद था उतना हाँ लिखा नहीं मैंने। वो आपने एक बार पढ़ा होगा, ठीक है। तो हाँ दिमाग सर। में और कैसे आएगा, आपको बस ये चीज़ें रिवाइज करनी है ना बार बार। आपके भी वो मतलब पॉइंट्स आपने वहाँ से ले लिए, आप वो डेटा वगैरह इसमें डालना वो भूल गए, राइट। हाँ सर। वो चीज़ें अगर आपको करनी है तो ये आपको डेली करना ही पड़ेगा। इन चीज़ों यस। को आपको रिवीजन करना है डेली। एटलीस्ट अभी कम से कम 2-3 बार ये पढ़िए, 2-3 बार। और कुछ नहीं है भाई, ये 15 मिनट की गेम है। 15-15 हाँ मिनट सर, इसमें आंखें घुमानी है दस बस। पंद्रह मिनट में। बस बस, ये 15-15 मिनट की गेम है और पूरे आपके टॉपिक 15 मिनट आंखें घुमानी है इसमें। दैट्स इट। 15-20 मिनट अपने अपने थोड़े थोड़े गैप के बाद। विद्या गुप्तम धनम स्मृतम, एजुकेशन इज़ द सेफेस्ट हिडन वेल्थ। ठीक है। सो आज का भी कंक्लूड करें। Yes, sir. कोई और इशू, कोई डाउट हो, समाधान। नहीं सर, शाम को 7 बजे लेक्चर आएगा। हाँ हाँ, 6 या 7 बजे के आसपास, क्योंकि देखो यार मुझे ना ये बनाना भी पड़ता है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये एज़ प्रेजेंटेबल एज़ पॉसिबल ये बने, ठीक है ना। हाँ सर। मतलब देखने में अच्छा हो तभी आप ये पढ़ पाएंगे। अगर मैं इसे सिंपल सा बनाऊँ ना तो भाई आपको मज़ा नहीं आएगा इसे पढ़ने में। मैं सच में बताऊँ, आप पढ़ ही नहीं हाँ पाएंगे सर, अगर बहुत सिंपल सी शीट हो, ये पक्का है इसमें है ना। बहुत। तो ये मैं इस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। नॉर्मल आदमी से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, बिकॉज आई एम नॉट ए टेक्स हेवी पर्सन, है ना। तो वो है। खैर, जो भी हो, तो 6-7 बजे डेली आपके सेशंस आएंगे शाम को उसमें, है ना। वो आप छः Yes, सात बजे डेली देखिएगा, सुबह आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। yes, sir. ओके ओके, टेक केयर, बाय। Okay, बाय thank you, बाय sir. बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट Bye. डे अहेड।